आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में सिखाया था मैंने, और ये भी बताया था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है ना। उसको लेकर स्पेसिफिक ज़्यादा होने का मतलब है कि वाटर को गर्म करने के लिए और लिक्विड की रिस्पेक्ट में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। और ऐसी वाटर को अगर हम ठंडा करना चाह रहे हैं तो उससे हम ज़्यादा हीट लेंगे तो ठंडा होगा वो। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन हुआ था वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन व्हीकल्स, एक्सप्लेन। क्या लिखते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बिकॉज व्हेन इंजन ऑफ व्हीकल गेट्स हीटेड देन वाटर आल्सो हीटेड, बट ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इट टेक्स लार्जर अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो वाटर के प्लेस पर अगर हम कोई और लिक्विड लेंगे वो तो कम हीट से हीट अप हो जाएगा, तो थोड़ी दूर चलेगा व्हीकल फिर गर्म हो जाएगा वो। आपने वाटर इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो गर्म तो होगा, लेकिन उसको गर्म होने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी, यानी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह से विंटर में क्या होता है, फार्मर क्या करते हैं अपने फील्ड में रात को है ना नॉर्मल वाटर फ्लो कर देते हैं, ठीक है ना। इन विंटर में क्यों कर देते हैं ऐसे? बिकॉज इन विंटर when टेम्परेचर फॉल्स इन नाइट then temperature of water in atmosphere also falls and hence it becomes heavier and falls down. Because of this cold water the growth of plant may stop. So by running normal water temperature of water in contact of plant remains nearly normal as specific water is very high so it cools in a larger time. क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होगा ना उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है, ठंडे पानी का कम है, तो ठंडे पानी के कांटेक्ट में जब नॉर्मल आएगा तो उसका टेम्परेचर भी डाउन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर डाउन जाने में टाइम लेगा वो, क्योंकि वो ज़्यादा हीट देगा, समझे ना। उसके अंदर से ज़्यादा हीट निकलेगी तब जाकर उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से हम उसको हीटिंग पर्पज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, कूलिंग पर्पज़ में भी, ठीक है। नई बात आती है मोलर स्पेसिफिक हीट। जैसे कल हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था उसमें, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री। यहाँ पर बस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है। और जैसे क्यू के लिए फार्मूला बनाऊंगा मैं, म्यू सी डेल्टा टी होगा, जहाँ म्यू जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। कल था एम, आज सी है, कैपिटल सी। सी का फार्मूला होगा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, और सी की यूनिट निकालेंगे तो कैलोरी पर मोल आ जाएगा, जहाँ ग्राम या किलोग्राम आ रहा था, और अगर जूल लेंगे तो पर मोल केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन कैपिटल सी एंड स्मॉल सी क्या होगा? सी मोलर स्पेसिफिक हीट है 1 मोल के लिए, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट है यूनिट मास के लिए। यू नो दैट 1 मोल का मतलब होता, अगर मैं कहूँ 1 मोल का मास कितना होगा तो यू विल से मोलर मास, एम है ना मोलर मास, तो इसका मतलब सी जो होगा वो स्मॉल सी से एम टाइम्स होगा। एंड व्हाट इज एम? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है जी? इट मे बी एटॉमिक मास, इट मे बी मॉलिकुलर मास, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन है 2 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन है 32 ग्राम, मॉलिकुलर वेट है सभी। 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम, बट 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम है, ये एटॉमिक मास हो गया। तो वो मॉलिकुलर मास भी हो सकता है, एटॉमिक मास भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सब्सटेंस के फॉर्मेशन पर। जैसे 1 मोल कार्बन है 63.5 ग्राम है, तो ये एटॉमिक मासेज है, वो मॉलिकुलर मासेज है ना। तो डिपेंड करेगा ना सब्सटेंस के फॉर्मेशन पर, बट ये सब जो कहलाएंगे उनको नाम करेंगे हम लोग मोलर मास, ठीक है। हीट कैपेसिटी आएगा, इसको थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। फ़र्क इतना है, स्पेसिफिक कैपेसिटी में यूनिट मास लेते थे, इसमें पूरे सब्सटेंस को लेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री डिफाइंड एज हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, समझे ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री, पूरा सब्सटेंस लेना है। और इसमें क्या होगा, जब तुम फार्मूला इसका बनाओगे तो उस फार्मूले में जैसे सब्सटेंस का मास आपने एम एज्यूम कर लिया, देखना ना, सब्सटेंस का जो मास है वो आपने एम एज्यूम कर लिया, स्पेसिफिक हीट सी हो गई, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट टेम्परेचर बाय डेल्टा टी आ गया। अब डेल्टा टी को 1 कर दो, क्यू इज इक्वल टू एम सी, आ गया ना अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, मास तो 1 नहीं करना इस बार, तो ये जो बच गया इसी को नाम करेंगे आप हीट कैपेसिटी। और यूनिट क्या बन जाएगी? जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि डेल्टा टी तो 1 हो गया ना। वाटर इक्विवेलेंट क्या है इसको समझो, देखो। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ हीट एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे एक बॉडी आपके पास है, कोई भी एक बॉडी है ना, उसको आपने हीट दी,
इतनी हीट दी कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो गया। 1 कर लो, 2 कर लो, है ना, 10 कर लो, कुछ भी एक वैल्यू डिसाइड कर लो। अब आपने डिफरेंट कंटेनर में वाटर लिया अलग अलग क्वांटिटी में, सबको हीट दे रहे हैं आप, थर्मोमीटर लगा दिया चेक करने के लिए टेम्परेचर कितना बढ़ रहा। अब आप नोटिस करते हैं इस वाले वाटर का टेम्परेचर इतनी हीट से, जितनी यहाँ पर आपने दी थी, इतनी हीट से इसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ गया जितना यहाँ बढ़ा था। अगर यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था आपने, वो भी 1 बढ़ गया इसका, और इसका ऐसा नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी को इतनी हीट दो तब भी टेम्परेचर इतना बढ़ता, इस वाटर को भी उतनी हीट दो तब भी टेम्परेचर उतना बढ़ता। तो वाटर की क्वांटिटी इसका क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट। समझ गए ना, ये बॉडी कितनी भी मास की हो, इसको हम कोई हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, उतनी हीट से इस वाटर का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, इसकी वाटर इक्विवेलेंट होगी। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज गिवन q अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, तो q का फार्मूला ये हो गया। अगर w अमाउंट ऑफ वाटर को हम दें सेम अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, तो ये wc डेल्टा टी होगा। w मास हो गया इसका, वाटर के लिए c1 होता है तो q w2 डेल्टा टी हो गया। अब ये q तो सेम है ना दोनों, क्योंकि जितनी हीट आप बॉडी को दे रहे हो उतनी वाटर को दे रहे हैं, इक्वल कर दिया, w इज इक्वल टू m2c आ गया। बट यूनिट याद रखना kg और ग्राम होगा, क्योंकि डेफिनेशन में आपने लिखा था कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर। समझ रहे, कैलोरीमेट्री क्या प्रिंसिपल है कि व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन देम फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सब अच्छे से जानते हैं, विच मीन्स हीट इज लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी एंड गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। प्रिंसिपल क्या है कि देर इज नो लॉस ऑफ हीट टू सराउंडिंग्स, जब हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी में जा रही है और हीट सराउंडिंग में नहीं गई, then heat gained by cold body will be equal to heat lost by hot body, यानी heat gained is equal to heat cost. This principle based upon the conservation of energy. ठीक है। अब कैलोरीमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, और वो यहाँ पर हम देख रहे हैं टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी बाय कैलोरीमीटर। नेक्स्ट टर्न पे सिखाएंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आप पहले समझ लीजिए स्पेसिफिक हीट के बारे में। मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट सिखाया ना, शायद ये आपको नहीं सिखाया कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज गिवन अमाउंट q, हीट दी हमने, टेम्परेचर उसका डेल्टा टी बढ़ गया, तो q जो होगा ना वो m पर डिपेंड करेगा, साथ साथ डेल्टा टी पर भी। जितना ज़्यादा मास होगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। दोनों को मिला दो ये आया, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट c लेंगे, यही स्पेसिफिक हीट है। c का फार्मूला बनेगा q/m डेल्टा टी। अगर m 1 है, डेल्टा t 1 है, c q है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट डिग्री। जो मैं आपको भी थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी पढ़ा रहा था, उसमें इसमें क्या अंतर है कि वहाँ पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ रहा था, यहाँ यूनिट मास का। समझे, तो इसीलिए इसके जो यूनिट बनेगी, देखो यहाँ से अगर मैं जूल लूँगा kg डिग्री से केल्विन हो जाएगा SI यूनिट, और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा CGS यूनिट। डायमेंशन फार्मूला जूल का ये, मास का ये, K का ये, L2 T-2 K-1। इसी को लेके मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर ये वाली बात वाटर का, और इसी को लेके मैं सिखा रहा था मोलर। मोलर में अंतर क्या आ जाएगा, मोलर में जो मास है 1 मोल है, बस इतना अंतर है। ओके।